स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानेशन क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 10 की सोशल साइंस की सीरीज स्टार्ट की है और आज हम जो है ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एग्रीकल्चर बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े स्केल पे की जाती है। वर्ल्ड पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन वाली कंट्री है। ओके, तो इंडिया के अंदर जो है बहुत सी ऐसी चीजें जो ग्रो करी जाती है जहां पे इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। जैसे कि आपको पता है कि पल्सेस है, दालें, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड प्लस कंज्यूमर है दालों का। और अगर आप वीट की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा है वीट का। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो इंडिया के अंदर ग्रो करी जाती है। आप क्रॉपिंग के अलावा बाकी चीजें भी देखते हैं। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले आपको बता रखा है कि 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी 2/3 जो है हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको ये पता होगा कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है और प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो एग्रीकल्चर में बहुत सी चीजें करी जाती है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर के अंदर बस एक छोटा ही दूसरा काम है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज है। देन एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्री। मींस आपने एक वर्ड सुना होगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मींस ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे जाते हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। देन आ गया कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ द फार्मिंग क्रॉपिंग पैटर्न एंड द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द इंडिया एंड इन द एंड यू विल नो अबाउट हाउ मच एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट। वही बेसिक चीज कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कैसे जो एग्रीकल्चर है हमारे जो है क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मिंग मेथड, ओके, इस चीज को कैसे जो है एम्फसाइज करता है, प्लस इससे कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इसका क्या क्या जो है हमारे कंट्री के ऊपर इंपैक्ट है। तो ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले हमारी प्रिमिटिव सस्टेनेंस फार्मिंग। ये जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव, इसका मतलब होता है कि प्राचीनतम मतलब पुराना। तो एक ऐसी फार्मिंग जो पुराने जो तरीकों से करी जाती है जिसमें कोई भी मॉडर्न मेथड्स जो है मॉडर्न टूल्स का यूज नहीं करा जाता, तो वो है हमारे प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव सस्टेनेंस फार्मिंग कैरिड बाय स्मॉल फार्मर्स ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। एज ए फार्मर्स जिनके पास ज्यादा बड़ी जमीनें नहीं है, छोटी छोटी जमीन है, और वो अपनी उन जमीनों के ऊपर छोटे मोटे टूल्स है जो उनके पास बहुत ही पुराने हैं, उनसे जो है वो अपनी एग्रीकल्चर करते हैं वहां पे, और जो भी छोटा मोटा वो अपना ग्रो कर पाते हैं वो अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। तो यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डो, डिगिंग स्टिक्स विद द हेल्प ऑफ द फैमिली और द कम्युनिटी लेबर। बेसिक सी बात है, जो उनके पास हल होते हैं, जो उनके पास जो एनिमल्स हैं और जो बाकी जो नॉर्मल टूल्स हैं, ठीक है, उससे वो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। प्लस यहाँ पे वो अपनी फैमिली की यूज जो है यूज लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे ज्यादा वो किसी दूसरे लेबर्स को नहीं लाते क्योंकि इनके पास इतनी अर्निंग नहीं होती है, इतनी जो है इनकम नहीं है जो बाकी लोगों को वो पे कर सके। Then this farming depends upon the rainfall and natural fertility of the soil। मींस कि यहाँ पे जो है अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेन पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो पॉसिबल नहीं है कुछ कुछ एरियाज के अंदर, तो वहां पे जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। प्लस नेचुरल फर्टिलिटी, मींस यहाँ पे कोई भी केमिकल यूज नहीं करा जाता, मींस फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करे जाते, एज अ मैन्योर जो है यूज करी जाती है। Then also known as slash and burn agriculture। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बेसिकली वो एग्रीकल्चर है जहाँ पे जो हमारे ऐसे लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जिनको हम ट्राइब्स कहते हैं, या नॉर्मल ऐसे लोग जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं कि जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं वहां पे जो भी एक एग्रीकल्चर सॉरी जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसको कट करते हैं, और कट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं वो जला देते हैं। जो उसकी ऐश होती है उसको मिट्टी के अंदर या जो वहां पे जितनी भी सॉइल है उसके अंदर मिक्स करा जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, और कुछ टाइम तक वो वहीं पे सेटल होकर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। कुछ टाइम बाद सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज करती है तो वहां से दोबारा से जो है मूव करके किसी दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं और उस फील्ड को बहुत सालों तक छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी दोबारा गेन कर ले। तो यहाँ पे आपको वही बता रहा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज अ मेथड ऑफ द फार्मिंग दैट इन्वॉल्व्स क्लीनिंग लैंड बाय डिस्ट्रॉइंग एंड बर्निंग ऑल द ट्रीज एंड द प्लांट्स ऑन इट, farming there for a short time and then moving on to a new piece of the land। जो मैंने अभी आपको बताया सारी के सारी वही चीज है, और इसको आप दूसरी लैंग्वेज में
शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द इंडिया एंड द वर्ल्ड। और ये बेसिक सी बात है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सी अलग अलग जगह है जहां पे इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और वर्ल्ड के अंदर जो है वहां पे भी इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ सेकंड है हमारी इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग का मतलब है कि एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जहां पे बहुत ज्यादा जो है आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट है, और इसको करने के लिए जो है आपको एक बड़े एरिया की भी रिक्वायरमेंट होती है। So this type of farming is practiced in areas of the high population pressure on land, and it is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and the irrigation are used for the higher production। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है जो लेबर है वो ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्लस यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो हम केमिकल्स यूज करते हैं वो भी लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, और प्लस यहाँ पे इरिगेशन प्रैक्टिस जो आप देखते हैं कि मतलब पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो रेनफॉल पे ज्यादा डिपेंड ना रह के हम बहुत से अपने ऐसे मेथड यूज करते हैं जहां से आप इसको वाटर रिक्वायरमेंट जितनी भी है इस फील्ड को वो हम दे सकते हैं। नाउ इंटेंसिव फार्मिंग के हमारे प्रॉब्लम क्या क्या है, तो यहां पे बता रखा कि डिवीजन ऑफ लैंड थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस लेड टू द प्लॉट साइज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे बहुत बेसिक सी बात है, फैमिली में ऐसा भी होता है कि जो लैंड है, ठीक है, वो जनरेशन टू जनरेशन डिवाइड होते जाते हैं। तो जब एक बहुत ही बड़े एरिया के ऊपर जब उस एरिया पे जब एग्रीकल्चर करी जाती थी, तो होता क्या था कि वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो जैसे ही जैसे वो लैंड छोटा होता गया तो प्रैक्टिस धीरे धीरे कम होती गई उधर, तो इसलिए वहां पे वो इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग नहीं रही। ओके, देन आगे आपको बता रखा है कि दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टू प्रॉपर्ली मैनेज द फार्म इनपुट। तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे जो भी आपके इनपुट्स है, ठीक है, या जो भी ये प्रैक्टिस है वो तरीके से मैनेज नहीं करी जा सकती, एंड मोर ओवर लार्ज स्केल फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। तो वही है कि लार्ज एरिया पे तो आप कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि अब जो एरिया है वो धीरे धीरे छोटा होता गया। ओके, और इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे फार्मिंग भी ना हो सके, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया ही नहीं होगा जहां पे आप फार्मिंग कर पाओ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ कमर्शियल फार्मिंग। सुनने से पता चलता है कमर्शियल का मतलब है कि जहां पे आप अपने प्रॉफिट के लिए जो है फार्मिंग करते हैं, और बहुत ही बड़े एरिया पे, और प्लस यहाँ पे एक ही टाइप की जो है फार्मिंग करी जा सकती है, ठीक है, एक ही क्रॉप को ग्रो करा जाता है एक बड़े एरिया पे फॉर द प्रॉफिट। सो वेरियस मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फॉर एग्जांपल HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, आपको इसके बारे में पता होगा, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स यहाँ पे यूज करे जाते हैं। Now commercialization vary from one region to another, for example wheat and rice। मतलब है कि देखो wheat और राइस दो अलग अलग क्रॉप है, ठीक है, तो इनका कमर्शलाइजेशन अलग अलग है क्योंकि इनको अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उस बेसिस पे जो है ये आगे करी जाती हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज प्लांटेशन। अब हम पढ़ते हैं कि प्लांटेशन होता क्या है। सो अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया इज नोन एज प्लांटेशन। देखो एक बहुत ही बड़े एरिया पे जब एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करा जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस इनपुट्स, तो वो हमारी प्लांटेशन कहलाती है। सो इट रिक्वायर्स इंटेंसिव कैपिटल एंड अ लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर्स। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको जो है कैपिटल जो है इनपुट देनी पड़ेगी, और यहाँ पे लेबर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया पे करी जाती है, वास्ट पॉपुलेशन को जो है फीड कराने के लिए करी जाती है। देन it requires a well developed network of the transport and the communication processing इंडस्ट्रीज एंड अ गुड मार्केट। बहुत बेसिक सी बात है कि अगर ये प्लांटेशन जब एक बहुत बड़े एरिया पे आप एक सिंगल क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, तो वहां पे आपको अच्छा खासा नेटवर्क चाहिए ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, जहां पे आपकी इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से प्रोसेस कर सके, और उसके बाद वहां पे जो मार्केट है, जहां मार्केट तक आप अपना सामान पहुंचाओगे, तो मार्केट तक रीच भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एटसेट्रा। कुछ क्रॉप्स के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ क्रॉपिंग पैटर्न। सो इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग पैटर्न देखे जाते हैं। ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अब ये थोड़ा आगे डीप में आपको बताया जाता है कि सबसे पहला क्रॉपिंग पैटर्न आपका रबी, देन खरीफ, एंड द लास्ट वन इज ज़ैद। ओके, तो रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप के नेम से इनको जाना जाता है, और ये 3 हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है। तो फर्स्ट वन इज रबी क्रॉप। ये वो क्रॉप्स होती है जिनको विंटर टाइम पे जो है सो करा जाता है, एंड फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर से दिसंबर टाइम पे, और हार्वेस्ट मतलब इसको जब इसकी कटिंग करी जाती है वो टाइम पीरियड हमारा समर का होता है, ठीक है, समर के स्टार्टिंग में मींस अप्रैल से लेके जून तक। नाउ क्रॉप ऑफ दिस सीजन, जो इस सीजन में क्रॉप जो ग्रो करी जाती है, फॉर एग्जांपल व्हीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, और भी बहुत टाइप की क्रॉप्स जो है यहाँ पे ग्रो करी जाती है इस सीजन में।
Now reason for the successful rabi crop in winter month is due to the western temperature cyclones that cause rainfall in the December to January. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां से जो मेडिटेरियन सी से जो आने वाली जो रेनफॉल है, ठीक है, जो दिसंबर से जनवरी के टाइम पे होती है, ओके, उस वजह से यहाँ पे जो है ये अच्छी खासी है जो क्रॉप ग्रो कर सकती है ड्यू टू रेनफॉल. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. सेकंड वन इज खरीफ क्रॉप. सो ये वो क्रॉप है जो हमारे मॉनसून के ऑनसेट मतलब मॉनसून के आने के टाइम पे जो है ग्रो करी जाती है. फॉर एग्जांपल मई से लेके जुलाई तक, और इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो सितंबर से अक्टूबर तक का. नाउ इसमें जो ग्रो करी जाने वाली क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी है? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर जिसको अरहर दाल कहा जाता है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. नाउ रीजन फॉर द सक्सेसफुल रबी क्रॉप इन विंटर, सॉरी यहाँ पे ये गलत आ गया कि यहाँ पे आपकी रबी क्रॉप नहीं है, ये यहाँ पे गलत है ये. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये यहाँ पे गलत है तो आप इसको मत पढ़िएगा, ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट, नाउ जेड क्रॉप. तो सोइंग पीरियड जो जेड क्रॉप का है, जो हमारी थर्ड क्रॉप है, वो आपके मार्च से लेके जून के टाइम पीरियड के बीच में जो है ग्रो करी जाती है. और इसमें जो क्रॉप है, क्रॉप ऑफ दिस सीजन आर वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फूडर क्रॉप्स. ओके, ये यहाँ पे जो है ग्रो करी जाती है. फूडर क्रॉप मतलब जो एनिमल्स को जो फीड कराने के लिए यूज करी जाती है. नाउ ये यहाँ पे भी ये जो है एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो आप इसको मत देखिएगा. नाउ नेक्स्ट वन. अब हम अपने जो अपने इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड लेवल पे जो क्रॉप ग्रो करी जाती है उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्रॉप कौन से फील्ड पे ग्रो करी जाती है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा ग्रो करी जाती है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, लाइक जैसे टेम्परेचर कितना चाहिए, इसके लिए जो फर्टिलिटी है वो कैसे होनी चाहिए, इसके लिए जो रेनफॉल है वो कैसे होनी चाहिए, और किस एरिया में इसको जो है ग्रो करा जाता है. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी क्रॉप राइस के बारे में. तो जो क्रॉपिंग सीजन है वो इसका खरीफ है. ओके, जो राइस है वो एक खरीफ क्रॉप है. ओके, इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है. और ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए 100 सेंटीमीटर जो है इसको वाटर रिक्वायरमेंट है. कौन कौन से एरिया में करी जाती है? तो नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में एंड डेल्टिक रीजन. ओके, हमारे इंडिया के जो है इन एरियाज में ये ग्रो करी जाती है. नाउ स्टेट कौन कौन सी इंडिया की? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड तमिलनाडु. ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरियल क्रॉप है. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं या ये आपको शायद पता भी हो कि जो हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो राइस को ग्रो करने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो वो है हमारा चाइना. ठीक है, चाइना सबसे ज्यादा जो है ग्रो करता है राइस को. और अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो राइस ग्रो करता है वो कौन करता है? हमारा वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो ये आप याद रखना. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ अब हम पढ़ते हैं वीट के बारे में. तो जो वीट का क्रॉपिंग सीजन है वो है राबी क्रॉप. इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो सिंपल सा है कि इसको जो है एक ठंडा मौसम चाहिए होता है. ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है ड्यूरिंग द हार्वेस्ट. ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसकी सनशाइन मतलब धूप अच्छी खासी होनी चाहिए. अब इसके लिए जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर के जो है इन बिटवीन होनी चाहिए. और कौन कौन से एरियाज में जो है ग्रो करी जाती है? तो गंगा सतलज प्लेन, मतलब जो हमारी गंगा रिवर और सतलज रिवर है, ठीक है, उसका जो एरिया है वहां पे जो है ग्रो करी जाती है. एंड उसके बाद ब्लैक सॉइल रीजन जो है डेक्कन एरिया, डेक्कन मतलब हमारे जो सेंट्रल इंडिया है वहां पे जो डेक्कन एरिया है वहां की जो ब्लैक सॉइल है वो भी इसके लिए जो है सुटेबल मानी जाती है. हमारे इंडिया के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश जो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे हमारे वीट को ग्रो करा जाता है. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है हमारी ये इंडिया की. अगर हम देखें तो लार्जेस्ट लेवल पे देखा जाए तो चाइना जो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा कौन है? इसका इंडिया. ठीक है, किसका? वीट का. नाउ थर्ड वन इज मेज. मेज का जो क्रॉपिंग सीजन है वो है खरीफ क्रॉप. इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है. इसको रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होती है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए जो एरिया वो ओल्ड एलुवियल ट्रैक, मतलब जो हमारी ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है, वहां पे ग्रो करना जो है इसको बेनिफिशियल है, मतलब वहां पे ये अच्छे से ग्रो करा जा सकता है. हमारे इंडिया के अंदर जो इसकी स्टेट्स है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा. एंड यूज एज अ बोथ फूड एंड अ फूडर, मतलब हम इसको खाने के लिए भी यूज करते हैं और इसको हम अपनी जो है एनिमल
जो है फीडिंग के लिए भी यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ पल्सेस, दालें। तो अब दालों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो क्रॉपिंग सीजन है वो डिपेंड करता है क्रॉप पे, क्योंकि हमारे अलग अलग टाइप की जो है दाल है जो अलग अलग जो है टाइम पे और अलग अलग रीजन पे जो है ग्रो करी जाती है, तो इसलिए इसका क्रॉपिंग सीजन उस हिसाब से जो है वेरी करता है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन जो है इसको चाहिए होता है। रेनफॉल देखी जाए तो ऑन एन एवरेज 45 सेंटीमीटर इसकी रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है। एरिया अगर देखा जाए तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री, मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो है हर एक एरिया में जो है ये ग्रो करी जाती है। ठीक है, स्टेट में देखो तो यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, एमपी एक्सेट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है पल्सेस का। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। मिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम कि मिलेट्स क्या है। जो हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, ये हमारे मिलेट्स क्रॉप्स होती है। सो मिलेट्स हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज। ठीक है, ये जो हमारी क्रॉप्स होती है इनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज बहुत होती है, इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और प्लस ये बेसिकली ये हम जो है अपने फूड के लिए प्लस एज अ फूडर भी यूज करा जा सकता है इसको। सो ज्वार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है एंड रेन फीडर क्रॉप है। रेन फीडर क्रॉप जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ज्वार। ठीक है, ज्वार का जो है महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जो है प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नाउ सेकंड वन इज बाजरा, ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, एंड राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बाजरा। थर्ड वन इज रागी, क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक एंड सैंडी सॉइल। ये तीन सॉइल जो है इन पे अच्छी खासी जो है ये ग्रो कर सकता है। एंड लोमी, ये फोर्थ जो सॉइल है लोमी सॉइल पे ग्रो कर सकता है। कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, रागी का। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ही पढ़ते हैं कि जो हमारी जो क्रॉप पीछे जो हमने पढ़ी उसके अलावा जो बाकी क्रॉप्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, सो फूडर क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन्स के अलावा जो बाकी हमारी फूडर क्रॉप्स है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले हम शुगर केन के बारे में पढ़ते हैं। सो टेम्परेचर जो है इसको 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए होता है। अगर आप रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के इन बिटवीन चाहिए होती है। ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करी जाती है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं, आई थिंक ये आप सबको पता होगा। देन नीड मैनुअल लेबर, इसके लिए मैनुअल लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये भी आप कह सकते हो कि एज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। So India is the second largest producer of the sugarcane and raw materials source of the jaggery, means जो हमारी शुगर केन है उससे बहुत टाइप के रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे जाते हैं, एंड जैगरी जो गुड़ है वो भी हमारा शुगर केन से ही प्रोड्यूस करा जाता है। खांडसरी, शुगर एंड द मोलेसिस, ये कुछ आपको बता रखे हैं जो इससे एज अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे जाते हैं। देन यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका हमारे इंडिया के ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे मोस्टली जो है शुगर केन को ज्यादा ग्रो करा जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड वन इज ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब जो हम तेल खाते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर जितना भी तेल यूज होता है वो किस किस से कैसे कैसे जो है यूज मतलब प्रोड्यूस करा जाता है। ठीक है, कैसे उसको ग्रो करा जाता है। तो ऑयल जो है वो हमारे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसमे, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, लिनसीड्स एंड सनफ्लावर, यहां से जो है इनको पहले एज अ क्रॉप के फॉर्म में जो है प्रोड्यूस करते हैं, देन इनसे हम जो है ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द सोप। अब इसके अलावा इसको कहां पे यूज होता है कि सोप की प्रोडक्शन में यूज होता है, कॉस्मेटिक में यूज होता है, प्लस जो हमारे दवाइयां होती हैं, ठीक है, उसमें भी इनका जो है यूज होता है। नाउ ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप, मेजर ऑयल सीड, मतलब जो ग्राउंडनट है हमारा वो एज अ एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, और मेजर ऑयल सीड के जो है लिस्ट में सबसे ऊपर ही है ये। नाउ आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल सीड्स। ठीक है, और किसमें सबसे ज्यादा हमारा वो आता है, ग्राउंडनट के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है ग्राउंडनट का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब हमने पीछे सीरियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। सीरियल क्रॉप्स के बाद जो भी हमारे जो ग्रेन्स मतलब जो हमने उसके बारे में पढ़ा है, जो पल्सेस के बारे में पढ़ा। अब उसके अलावा जो हमारी शुगर केन थी, ऑयल सी, उनके बारे में पढ़ लिया। अब उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी क्रॉप्स होती है, जैसे हमारे पास वेजिटेबल्स होते हैं, हमारे पास फ्रूट्स होते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द fruits and the vegetables. Mangoes of the Maharashtra, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh, oranges of the Nagpur and the Cherrapunji, banana of the Kerala, lychee and the guava of Uttar Pradesh and Bihar etc. तो ये आपको बता रखा है कि कैसे अलग अलग टाइप के जो फ्रूट्स है जो हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो है ग्रो करे जाते हैं।
ओके, नाउ इंडिया प्रोड्यूसेस 30% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। दुनिया की जितनी भी वेजिटेबल ग्रो होती है उनका 13% जो एरिया है, जो 13% जो हमारी वेजिटेबल है वो इंडिया ग्रो करता है। नाउ इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल एंड पोटैटो। और इंडिया जो है वो हमारे कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल और पोटैटो का जो है इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। टी। अब यहां तक पीछे हम अपनी क्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम क्रॉप्स पढ़ेंगे हमारे बेवरेज क्रॉप्स है। बेवरेज क्रॉप्स का मतलब होता है जिनको आप पीने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ते हैं टी के बारे में। तो ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है हमारी। प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप मतलब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, एक ऐसी क्रॉप जो एक बहुत ही बड़े एरिया पे ग्रो करी जाती है, जहां पे जो है लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव क्रॉप आप इसको कह सकते हो। सो ये हमारी एक बेवरेज क्रॉप है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ग्रो वेल ऑन डीप एंड द फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। हमारी जो सॉइल है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी फर्टाइल हो, मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है अच्छे हो, ठीक है, वहां पे अच्छी टाइप से जो है ग्रो करी जा सकती है। एंड रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। ठीक है, इसके लिए जो है इतना आपको क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है। नाउ फ्रीक्वेंट एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा और ऐसा भी नहीं बहुत कम। ठीक है, रेनफॉल बहुत ही मॉडरेट अमाउंट पे हो, वो ज्यादा अच्छी है। लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे इसकी जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी है। क्यों? क्योंकि इसको लार्ज अमाउंट पे जो है ग्रो करा जाता है, तो इसकी एज अ इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। नाउ प्रोसेस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर फ्रेशनेस। और इसके लिए प्रॉपर गार्डन जो होता है, जिसको हम टी गार्डन कहते हैं, वहीं पे इसको ग्रो करा जाता है ताकि इसकी फ्रेशनेस वहां पे बनी रहे। असम, दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है, जल पाईगुड़ी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, ये हमारे इंडिया के वो एरियाज हैं जहां पे हमारी टी को ग्रो करा जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कॉफी। इंडियन कॉफी इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी अरेबिक वैरायटी ब्राउड फ्रॉम यमन। जो हमारी इंडियन कॉफी है, ठीक है, ये अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। और यहाँ पे हमारी जो है ये एक अरेबिक वैरायटी की क्रॉप है, जो कहां से, यमन से लाई गई थी इंडिया के अंदर। इंडिया प्रोड्यूसेस 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन। वर्ल्ड की जितनी भी प्रोडक्शन होती है कॉफी की, उसका 4% जो है इंडिया जो है प्रोडक्शन करता है। इनिशियली प्रोड्यूसेस इन बाबा बुडन हिल्स। इनिशियली हमारे जो बाबा बुडन हिल्स में जो है इसकी प्रोडक्शन हुई थी। नाउ आल्सो इट्स प्रोडक्शन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इनके अलावा, बॉर्डर हिल्स के अलावा, जो इंडिया के अंदर बाकी जो एरिया है वहां पे भी इसको जो है ग्रो करा जाता है। ओके, नाउ अब यहां तक तो जो हमारी क्रॉप्स थी, जो हमने पीछे जितनी भी पढ़ी, ये जिसमें हमने देखा कि हमारी जो मेज जो भी थी, ठीक है, या बाकी जितनी भी टाइप की थी, सीरियल क्रॉप्स हो गई, पल्सेस हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम अपने नॉन फूडर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रबड़ के बारे में। तो ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, जो इक्वेटोरियल रीजन पे जो है ग्रो करी जाती है, इक्वेटर एरिया पे, बट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। मतलब ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में भी जो है कई कई पे जो ग्रो करी जा सकती है। इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, इसका जो क्लाइमेट है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा ह्यूमिड, मतलब थोड़ी नमी होनी चाहिए हमारे एटमोस्फेयर में। ओके, इसमें जो रेनफॉल है वो 200 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। तो मतलब ये जो रेनफॉल है, ठीक है, मतलब जो वाटर है, ठीक है, वो इसको रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा है। नाउ टेम्परेचर जो है इसका 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल क्रॉप है, क्योंकि आपको पता है कि रबड़ से हमारे बहुत सारी जो है चीजें प्रोड्यूस करी जाती है, इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। देन मेजर एरियाज कौन से इंडिया के अंदर, केरला, तमिलनाडु, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो ये रबड़ वाला पोर्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ फाइबर क्रॉप्स। अब हमारे इंडिया के अंदर जो अलग अलग फाइबर क्रॉप्स जो ग्रो करी जाती है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सो कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, ये कुछ हमारी मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो हमारी इंडिया में ग्रो करी जाती है। तो आपको ये बात पता होगी, जैसे जो हमारा सिल्क है वो किस तरीके से ग्रो करा जाता है। तो सिल्क को जो प्रोड्यूस करा जाता है, सॉरी ग्रो नहीं, प्रोड्यूस करा जाता है, सिल्क जो है वो हमारे कोकून से निकलता है। कौन से, सिल्क वॉर्म के जो है कोकून से जो है बनाया जाता है। और वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहले जो सिल्क है वो जो उसकी प्रोडक्शन है वो चाइना के अंदर हुई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो सिल्क रोड है वो भी इसी के बेस पे जो है इसका नाम पड़ा था, जहां से इसको जो है आगे ट्रांसपोर्ट करा जाता था। तो सिल्क जो है कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म से, देन उसको फीड करा जाता है मलबेरी ट्रीज पे। ओके, और उसके बाद जो है जब इससे जो प्रॉपर ये अपना इसको जो फीड करने के बाद जो भी हमारा आगे ये प्रोडक्शन होती है सिल्क की, ठीक है, वो करने के बाद जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड।
अब हम इनमें जितने भी हमने पीछे ये देखी जो भी हमारी फाइबर क्रॉप्स है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा कॉटन। कॉटन एक रॉ मटेरियल है जो हमारा कॉटन के लिए जो है ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पे हमारा यूज करा जाता है। सो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया, किसका? कॉटन का। एंड ग्रोज वेल ऑन द ब्लैक सोइल। ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉटन है ये ब्लैक सोइल पे सबसे अच्छा जो है ग्रो होता है। इसके बाद इसको जो टेम्परेचर है वो ज्यादा चाहिए होता है, लो रेनफॉल चाहिए होती है, एंड 210 मींस 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब बिना बारिश के जो है इसको जो है 210 दिन चाहिए होते हैं, विद ब्राइट सन शाइन। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये हमारे इंडिया के एरिया है जहां पे ये ग्रो करे जाती है। नाउ नेक्स्ट, जूट। इट इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन फाइबर जो है किसको कहा जाता है? तो जूट जो हमारा गोल्डन फाइबर कहलाता है। इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, मींस इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। ठीक है, किसके लिए? फ्लड प्लेन्स में। देखो एक बात याद रखना, जूट की प्रोडक्शन के लिए ज्यादा जो है पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां पे जो रिवर एरिया है, ठीक है, हमारे इंडिया के जो रिवर एरिया है वहां पे इसको जो है अच्छी तरह ग्रो करा जा सकता है। और इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल जो है वहां पे इसकी जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है जूट की वो इंडिया करता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है जूट की वो इंडिया करता है। तो यूज फॉर मेकिंग वैरायटीज ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैट, रोप, कारपेट एटसेट्रा, लॉसिंग मार्केट ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। मींस हमें पता है कि जो जूट है वैसे तो ये बहुत बड़े स्केल पे जो इसका यूज होता है, लेकिन मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है। दूसरा ये हो रहा है कि इसका जो अल्टरनेटिव है जो हमारे सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन्स है, ठीक है, अब लोग इसका जो है यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है जूट की जो मार्केट वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। आई थिंक आपको इनके बारे में पता होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी प्रोडक्शन है किसकी, वीट, राइस, और वी कैन से कि जो भी हमारी फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए जो लाया गया था वो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था। इसके बारे में आपको जो है पता होगा। और व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, किससे? मिल्क से, मतलब दूध से बनी हुई चीजें जो है वो हमारे व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर जो है यूज हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड वेदर बुलेटिन्स एंड द एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड द टेलीविजन। अब जैसे आपको पता है कि ज्यादा डेवलपमेंट ना होने की वजह से जो हमारे फार्मर्स है उनको बहुत ज्यादा लॉस होता था कि कब जो है बारिश आएगी कब नहीं आएगी, ठीक है, वेदर कैसा रहना है, ठीक है। तो उसके बारे में जो है हमारे जो गवर्नमेंट है या जो उन्होंने इसके ऊपर वर्क करा, तो स्पेशल वेदर जो बुलेटिन जो मतलब बनाए गए, जिसमें क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है चलाए गए, किसके लिए? फार्मर्स के लिए, जिसमें यह देखा गया कि कैसे जो है हम इनको अवेयर कराएं कि कौन से टाइम पे कब जो है हमारा जो है वेदर रहेगा। तो वाया रेडियो, वाया टेलीविजन जो है इनको इंफॉर्मेशन दी गई। सब्सिडी जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर फार्मर्स को, जिनसे उनको बेनिफिट होगा। नाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या थे? आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स है हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट करे गए, लाइक जैसे कलेक्टिवलाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ द जमींदारी एटसेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी। जैसे आपको ये बात पता है कि जो जमींदारी सिस्टम जो स्टार्टिंग से चलता आता था, जिसके बेसिस पे जो वो लोग हाई टैक्सेस, हाई रेवेन्यू जो है कलेक्ट करा करते थे, लेकिन उसके बाद जो जब इंडिपेंडेंस हुआ, जो उसके बाद जो फार्मर्स है जो उनके लैंड ले लिए गए थे जमींदार के द्वारा या बाकी दूसरे लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू वो उनको वापस दिए गए। बहुत सारे लैंड्स का कलेक्टिवलाइजेशन करा गया, मतलब है कि अलग अलग लैंड्स को एक सिंगल लैंड में कन्वर्ट करके जो है उसके ऊपर मेजर अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो करा गया, जिससे जो है उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स बता रखे कि कैसे हम जो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो ला सकते हैं और लाए गए हैं। सो लैंड रिफॉर्म्स वर फोकस ऑन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आपको पता होगा कि जब भी हमारी गवर्नमेंट आती है तो वो अपने प्लान्स लेकर आते हैं, वो 5 ईयर्स तक के लिए होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेके एंड फर्दर आगे जो 5 ईयर के लिए चलाया गया था, तो उसके अंदर हमारा लैंड रिफॉर्म भी जो है लाया गया था। क्रॉप इंश्योरेंस जो है दी गई थी फार्मर्स को, किस वजह से कि अगर उनको कोई डिजीज हो जाती है, फायर लग जाती है, साइक्लोन आता है, फ्लड होता है, ड्रफ्ट होता है, तो उसके बेसिस पे जो है उनको इंश्योरेंस जो है मिल जाएगा फार्मर्स को। टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक्स
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ग्रामीण बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड। तो जो फार्मर्स है उनको लो इंटरेस्ट पे जो है लोन्स प्रोवाइड करे गए और उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने हमारे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स हो गए, ग्रामीण बैंक जो है हमारे अलग अलग एरियाज में खोले। नाउ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स सम ऑफ द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड वर द पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, PAIS शॉर्ट फॉर्म, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है हमारे ये गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स के लिए स्टार्ट करी गई। नाउ नाउ भूधन ग्रामधन मूवमेंट, इसका मतलब क्या है? देखो भूधन को सुनने से समझ आ रहा है कि कोई अपनी जो भी जमीन है उसको वो क्या करेगा, दान में दे देगा। तो भूधन एक योजना थी। तो भूधन ग्रामधन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करी गई थी विनोबा भावे के द्वारा। ही वाज अ फॉलोवर ऑफ द गांधीज आइडिया ऑफ द ग्राम स्वराज्य एंड आफ्टर गांधीज डेथ अंडरटूक अ पद यात्रा टू स्प्रेड गांधीज मैसेज। ये गांधी जी के जो है आइडियाज को अपनाया करते थे, ठीक है। और गांधी जी की जब डेथ हुई थी तो इन्होंने पद यात्रा चलाई थी, ठीक है, ये मैसेज आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारी जमीन है जो दान में दी थी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो द इंसिडेंट हैपेंड इन द पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश। Shri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to 80 landless villagers which was known as the भूधन। तो ये जो पर्सन है, ठीक है, इन्होंने जो विलेज में, ठीक है, वहां पर जो है 80 लैंडलेस विलेजर्स को जो है जमीनें दान में दी थी। एंड लेटर विनोबा भावे ट्रेवल्ड एंड हिज आइडिया स्प्रेड सम जमींदार offered the villages honored by them to be distributed among landless known as a ग्रामधन, ठीक है। तो इनके आइडियाज को जो है विनोबा जो भावे जी है इन्होंने आगे जो है स्प्रेड करा और उसके बाद ये देखा गया कि जो जमींदार है, ठीक है, उन्होंने ऑफर करे विलेजर्स को अपने खुद के लैंड्स, ताकि जो वहां पे लैंडलेस फार्मर्स है, ठीक है, उनको जमीनें मिल पाए। तो उसको ग्रामधन के नाम से जाना गया था। तो भूधन ग्रामधन मूवमेंट इसी को जो है हम इस नाम से जानते हैं। एंड दिस मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन क्या होता है। ओके, ये आपको नाम भी देके पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, contribution of the agriculture to the national economy, employment and the output. So in agriculture sector अगर हम ध्यान से देखेंगे जो हमारे जीडीपी का शेयर है वो कम है। ओके, और जीडीपी की शेयर कम होने की वजह से ये देखा जाता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कम कर रही है जितना इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी जो है डिक्रीज जो है हमें देखने को मिली है। और अगर देखा जाए तो जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे ज्यादा है। अब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और जीडीपी कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन उस वजह से उनकी जो वेजेस है वो नहीं बढ़ पा रही है। ओके, तो इन 2010 to 11 about 52% of the total workforce of India was employed by the farm sector। अगर आप 2010 to 11 तक की जो रिपोर्ट देखो तो वहां पे हम ये देखेंगे कि जो 52% जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स है जो इंडिया की, वो किस में, हमारी फार्म सेक्टर के अंदर है, वो इसी से जुड़ी हुई है। उसके बाद मैटर ऑफ कंसर्न, अब इसमें कंसर्न वाली क्या बात है कि एज एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर देयरफॉर एनी डिक्लाइन एंड द stagnation in agriculture will lead to the decline in the other spheres of the economy having wider implication for the society। देखो ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि जो एग्रीकल्चर है एक प्राइमरी एक्टिविटी है और हमारी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। सो अगर एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होता है, ठीक है, इसमें गिरावट आती है, तो इससे इंपैक्ट बाकी चीजों पे भी पड़ेगा। ओके, वहां पे भी इंप्लॉयमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, उस सेक्टर पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, चाहे वो आपका टर्शियरी सेक्टर हो चाहे वो आपका सेकेंडरी सेक्टर हो। ओके, नाउ स्टेप्स टेकन टू इंप्रूव द सिचुएशन। तो इसको अब इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, तो सबसे पहले आपको बताया गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, IACR की जो एस्टैब्लिशमेंट करी गई हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोली गई जहां पे जो स्टूडेंट्स है उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो यहाँ पे रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, कैसे वो एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या जो है वो चेंजेस लाई जा सकते हैं, जैसे भी आपको आगे मैं बताऊंगा। नाउ वेटरनरी सर्विसेज जो है दी गई, मतलब एनिमल्स की जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करी गई। एंड एनिमल ब्रीडिंग करवाई गई, ठीक है, वो सेंटर्स खोले गए। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द मेट्रोलॉजिकल एंड द वेदर फोरकास्ट, इंप्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हो चाहे वो हमारे जितने भी फोरकास्ट जो टर्म्स है उनसे रिलेटेड हो, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो है इनिशिएटिव्स लिए थे और वो उन्होंने आगे जो है यहाँ पे प्रोवाइड भी करवाए। नाउ नेक्स्ट, अब कंडीशन क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले है कि हमारे चैलेंज है
इंटरनेशनल कंपटीशन से। क्यों? क्योंकि देखो हम अपने देश के अंदर तो ग्रो करते ही हैं, लेकिन बहुत सी चीजें बाहर भी ग्रो करी जाती हैं, ठीक है, तो कंपटीशन तो बढ़ता ही जाएगा। ओके, और हमारी पॉपुलेशन वो भी जो है सबसे ज्यादा है वर्ल्ड के अंदर, तो अब उससे क्या इसका रिलेशन है? तो रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटीज हैड लेड टू द इंक्रीज इन द कंपटीशन। ठीक है, अब हुआ क्या, इंपोर्ट ड्यूटी, जो बाहर से हम जो भी सामान मंगाते हैं उस पे जो हमारी ड्यूटी है वो कम कर दी गई है, जिससे कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडियन फार्मर्स है, ठीक है, तो इसके बारे में हमने सबसे पहले ये पढ़ा। इसके बाद है कि रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बहुत से लोग जो इस सेक्टर के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट करा करते थे, ठीक है, अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ देने इन द सेंस कि वो डिक्लाइन हो गई है। उससे क्या होगा, जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगी। जो सब्सिडी दी जाती थी, ठीक है, फार्मर्स को, वो रिडक्शन हो गया उसका। तो हुआ क्या, कॉस्टिंग बढ़ गई। ठीक है, क्या हो गई, कॉस्टिंग बढ़ गई। अब इससे हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमने ये देखा कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो रिड्यूस हुई, ठीक है, जिससे कंपटीशन बढ़ गया। तो उसके और क्या फैक्टर्स हैं? उसके फैक्टर्स ये भी आते हैं क्या कि यहाँ से भी हमारी जो उसकी कॉस्टिंग है बढ़ गई। तो फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर। तो देखो इतना सारा ये सब कुछ हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम क्या देखेंगे कि जितने भी फार्मर्स है जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी किसमें, एग्रीकल्चर के अंदर, वो उसको वापस निकाल रहे हैं, क्योंकि डाउनफॉल देखने को मिल रहा है इसके एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब पैसा है नहीं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी नहीं। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट, अब फूड सिक्योरिटी क्या है? सो द टर्म फूड सिक्योरिटी मींस दैट एवरीबॉडी कैन गेट इनफ हेल्दी फूड टू बी वेल एंड एक्टिव। हर एक इंसान, ठीक है, उसको एक्टिव रहने के लिए, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए जो है फूड की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारी जो है फूड सिक्योरिटी की वजह से होता है। देन फॉर एवरीबॉडी टू गेट इनफ हेल्दी फूड वी नीड अ फूड सिस्टम दैट वर्क्स वेल। तो हर एक इंसान जिसको हेल्दी फूड मिले उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, द गवर्नमेंट डिजाइन अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर एवरी सिटीजन। क्या क्या था उसमें? सबसे पहला बफर स्टॉक, जिसमें करा क्या था गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग प्लेसेस पे जो है खाना स्टोर करके रखा जाता है कुछ टाइम तक, कि अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है या सर्टेन कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे वो जो है इसको यूज कर सकती है। प्लस गवर्नमेंट इसको जो है बाकी दूसरे तरीकों के लिए भी जो है यूज करता है। नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको पीडीएस कहा जाता है, जिसमें क्या आता है कि जो राशन सर्विस है, ठीक है, वो प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत ही लो कॉस्ट पे जो है लोगों को जो है अनाज या बाकी चीजें जो है प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, राशन कार्ड्स के द्वारा। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन फॉर द पुअर एट द अफोर्डेबल प्राइस। तो देखो जैसा भी बफर स्टॉक मैंने आपको बताया कि जो एक सर्टेन एरिया में अलग अलग जगह पे जो है खाने को स्टोर करके रखा जाता है, फिर लोगों को क्या करा जाता है, वो जो है अफोर्डेबल प्राइस पे जो है चीजें दी जाती है। देन द स्टॉक इज फ्रॉम फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जो ये है ये फार्मर से जो है एमएसपी पे, ठीक है, जो जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, वो फार्मर से खरीदा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देन वही चीज जो है आगे गरीब लोगों को जो है लोअर प्राइस पे दी जाती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग and stocking food grains, whereas distribution is ensured by the public distribution system। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, कि यहाँ पे जो स्टॉक जो है उसको रखना है, ठीक है, फूड ग्रेन जो लाना है, ठीक है, किसानों से लेना है, वो एफसीआई करता है, और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो पीडीएस करता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा सिस्टम है उसके द्वारा करा जाता है। Then PDS is a program which provide food grain and other essential commodities at subsidized prices in rural and the urban areas, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, राशन के तौर पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है लोअर प्राइस पे। The primary objective of the national food security, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? So ensure availability of the food grain to the common people at an affordable price। हर एक इंसान जो गरीब है, जो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो एक अच्छे से अफोर्डेबल प्राइस पे उनको जो है फूड प्रोवाइड कराया जाए। सेकंड है ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें ग्रोथ होना। ओके, देन द पुअर शुड हैव एक्सेस टू फूड, जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि गरीब जो है खाना प्राप्त कर सके, उसको खाना मिल सके, उसको न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, जो उसकी बॉडी को रिक्वायर है। देन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक्स। और जो हमारे जो राइस हो गई, जो व्हीट हो गई, ठीक है, इनके प्राइस को क्या करना, फिक्स रखना, ताकि हम इसको स्टॉक्स को बनाए रख सके, ठीक है, बनाए रख सके इनके जो है स्टॉक्स को। नाउ इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो ये जो वर्ड ग्लोबलाइजेशन है आपको पता ही होगा कि जो हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको जो हम जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या जो भी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ पे क्रॉप्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हम चाहे अपने कंट्री से बाहर भेज रहे हैं, बाहर से हम अपने यहाँ पे ला रहे हैं, तो ये एज अ ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे ही हो रहा है, ठीक है। और ये आपका एक चैप्टर भी है ग्लोबलाइजेशन, वहां पे जो आप अच्छे से जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फेनोमेना। आफ्टर 1990 इंडियन फार्मर्स फेस्ड न्यू चैलेंजेस।
डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ वेरियस क्रॉप्स, इंडियन प्रोडक्ट्स were not able to compete with the products of the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. बेसिक सी बात है कि इस टाइम पीरियड पे हमारी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत अच्छी थी नहीं, तो हम उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे बाकी कंट्री से, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है बहुत आगे चल रही थी। तो वो सब्सिडाइज जो एग्रीकल्चर जो थे वहां पे, जो अपनी जो फार्मर्स को प्रोवाइड करा रहे थे, वहां की गवर्नमेंट जो दे रही थी, तो हम वहां कभी भी उनसे कंपीट ही नहीं कर पा रहे थे। तो हम हमेशा जो है बहुत ही पीछे थे उस टाइम पे। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है आगे किस तरीके से गई, तो हुआ क्या, हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई उस वजह से हमारी इनकम कम होती गई एग्रीकल्चर सेक्टर में, और लैंड साइज भी कम होता गया। क्यों, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी उस हिसाब से उनको रहने के लिए जमीनें भी चाहिए। तो जो जमीन जो हम अब अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज कर रहे थे, अब उसको हम अपने नॉर्मल रहने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वही धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोमिस्ड मच, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन ने तो बहुत अच्छा बताया था कि हाँ कि इस तरीके से ऐसा होगा, ये डेवलपमेंट होगी, लेकिन आज के टाइम पे देखा जा रहा है ये कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, कि अब क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन जो जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था उसको हमने आगे देखा था कि इन फ्यूचर इस तरीके से जो है इसका यूज होगा, वैसा हो नहीं रहा है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के अल्टरनेटिव्स क्या है कि चलो अब ये नहीं हो सकता तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीन रिवॉल्यूशन। जीन रिवॉल्यूशन जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि हम कर क्या सकते हैं कि जो भी हमारी क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनके जेनेटिक जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे वो अलग अलग टाइम पीरियड पे, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि एक क्रॉप जो एक सिंगल ही सीजन में ग्रो कर सकती है, उसको दूसरे सीजन में ग्रो करवाना है, अलग एरिया में ग्रो कराना है, तो आप उसकी जेनेटिक्स में चेंज कर दो, ताकि क्या वो अलग अलग जो एडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, क्लाइमेटिक जो एडेप्टेबिलिटी है उसको वो जो है यूज कर सके या उसमें वो ग्रो कर सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जा सके। एंड द लास्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न को आप जितना डाइवर्सिफाइड कर सको, जितना चेंज कर सको उतना अच्छा है, ठीक है, जितना बढ़ा सको उतना अच्छा है। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा, और आपको ये बात पता है कि इससे पहले हम हिस्ट्री के 2 चैप्टर कर चुके हैं, तो अगर आपको वो 2 चैप्टर्स भी देखने हैं सो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए बाकी चैप्टर्स की वीडियोस लाता जाऊंगा, तो आप इनसे अपनी जो है बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज यहीं पे इसको हम खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।